वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों आपका, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं तो वो फिज़िक्स 11वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है, जो कि आप सभी को पता है कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो उसी को लेकर हम जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, इसमें काफ़ी थ्योरी है, कुछ ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया हम इसके अंदर देखेंगे। हम इसके अंदर देखेंगे कि साइंस क्या होता है, फिर जो साइंस का नॉलेज है उसका हम कैसे कहाँ यूज़ करते हैं, फिज़िक्स क्या होता है, फिज़िक्स के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, फिर फिज़िक्स की डेफिनेशन, फिर फिज़िक्स के कार्य क्षेत्र यानी स्कोप क्या क्या हैं फिज़िक्स के, उनको देखेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हुए धीरे धीरे इसको चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ये 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर है। तो इसी में हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड की। तो जहाँ स्टार्ट करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर एक शब्द है आपका, हम देख लेते हैं कि साइंस शब्द है। थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए आप। कि इसके अंदर यदि हम बात करें साइंस शब्द की, तो ये एक साइंस शब्द है। साइंस शब्द का हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है, क्योंकि आप पढ़ते आए हो 10वीं क्लास तक की साइंस आपने पढ़ी है, और अब 10वीं के बाद आपने चूज़ किया है मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो डिफरेंट सब्जेक्ट जो आपको साइंस के चूज़ करने को मिले हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप होता है जब आप 10वीं से 11वीं क्लास में आते हो। तो एक बहुत लंबा, ये कह सकते हो कि जंप होता है, जो कि आपको देखना होता है। तो उस जंप की यदि हम बात करते हैं तो वो काफ़ी गैप जो है काफ़ी लंबा होता है, उसी को हमने देखना और फिलअप करना है, और वो फिलअप आपकी मेहनत से हो पाएगा। जो बच्चा मेहनत करेगा वही इस गैप, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो आप साइंस पढ़ के आए हो। यदि मैं साइंस की बात करूं तो साइंस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड, यानी ये कह सकते हो एक एक प्रकार से ऑर्गेनाइज नॉलेज है। यानी ऑर्गेनाइज्ड, और साथ में एक शब्द और जोड़ना हमने ऑर्गेनाइज के साथ, सिस्टमेटिक। ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक शब्द को इसके साथ हमने जोड़ना है कि एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमिक नॉलेज है किसी भी चीज़ को स्टडी करने का। ठीक है, यानी जैसे किसी भी चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम एक स्टेप से और एक ऑर्गेनाइज्ड वे से हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यदि हमने क्या है, अपनी छत पे चढ़ना है, छत पे चढ़ने के लिए हम क्या है, हम देखेंगे कि हमें स्टेप्स की ज़रूरत होगी, हम फिर स्टेप्स लगवाते हैं, और वो फिर स्टेप्स भी हम ऐसे लगवाते हैं कि उनमें में चढ़ने में दिक्कत ना हो, 1 बाय 1, यानी एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और एक सिस्टम बना हुआ है उनका। ठीक है, तो कोई भी चीज़ की स्टडी हो, चाहे उसमें आप फिजिक्स की स्टडी करते हो, केमिस्ट्री की स्टडी करते हो, या कोई भी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपके साथ यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही नहीं। आप देखिए, आप छोटे से लेवल पे मैं आपको बात करता हूँ। आपने एक 9th क्लास में पढ़ के आए हो आप सोशल साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, अब देखो इसके पीछे भी क्या है, साइंस लगा हुआ है। यानी यदि हम बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में, यदि हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस मतलब हर जो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो उसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, एक सिस्टम से पढ़ते हैं, यानी एक साइंटिफिक मेथड लगा के हम उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम एक छोटी सी बात करते हैं, ये तो हमने सोशल साइंस की बात करी। जैसे एक बच्चा है, उसको हमने कहीं एडमिशन दिलवाया, तो ये तो है नहीं कि उसको हम सीधे ही क्या है, नाउन और प्रोनाउन सिखा देंगे। तो उसको पहले क्या है, ABCD है, जो काउंटिंग वगैरह है, या जो वर्णमाला का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है वो सिखाते हैं। तो एक सिस्टम, इसी को साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पूरा आपको बताएंगे कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप साइंस को आप समझ चुके होंगे कि साइंस क्या है, किस प्रकार की नॉलेज है। आप इसमें जो लिखा है वो नहीं देखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब जैसे हमने साइंटिफिक मेथड की जो हमने बात की है
कि साइंटिफिक, एक बार थोड़ा सा सेटिंग देख लेते हैं। हाँ, साइंटिफिक मेथड। तो जो साइंटिफिक मेथड होते हैं वो ऑब्जर्व, जो चीज़ें होती हैं उनको, जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं उनको देखने का एक नज़रिया होता है, ऑब्जर्व करने का और फिर उस पर स्टडी करने का, मॉडल मेकिंग का। और उसके बाद ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर क्या क्या होता है। तो साइंटिफिक मेथड में कुल ये स्टेप होते हैं आपके। ऑब्जर्वेशन होता है पहला, दूसरा होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, तीसरा होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, चौथा होता है आपका मैथमेटिकल मॉडल, पांचवा होता है प्रिडिक्शन और छठा होता है वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ द थ्योरी। जब ये छह स्टेप, यानी छः के छः जो ये स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स जब बन जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। किसी भी साइंस के अंदर साइंटिफिक मेथड यानी जैसे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आपको कि ऑब्जर्वेशन, कि भाई ऑब्जर्व किया, किसी बात को ऑब्जर्व करना किसी बात को, ठीक है। जैसे काफ़ी आप आसपास के सराउंडिंग में भी देखते हो, जैसे हम न्यूटन का एग्जांपल लेके चलते हैं, एप्पल गिरी तो क्या एप्पल गिरने से पहले कोई चीज़ें नीचे नहीं गिरती थी ज़मीन की तरफ? बिल्कुल गिरती थी, लेकिन ऑब्जर्व किया किसने? न्यूटन ने, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद उसने उसके ऊपर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए, यानी नियंत्रण प्रयोग किए उसके ऊपर, ठीक है। और फिर उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसके रीजनिंग तक पहुँचे उसकी आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव होता है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों रीजनिंग पर, दोनों के बारे में विचार किया, दोनों का जो कथन है उनके बारे में कि भाई ये होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, सब उसके बारे में डिस्कस किया। बिल्कुल मैं आपको आराम से समझाऊंगा, ये सब स्टेप बुक में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन एक बार हम इसमें ओवरव्यू से निकल जाएंगे, एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे तो और फिर बुक में पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बुक में बिल्कुल फटाफट सारी चीज़ों को आसानी से कर जाओगे, बिल्कुल एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है। अब उसके बाद चौथा स्टेप, फिर हम कोई उसका मैथमेटिकल फार्मूला बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं और उसका कोई सूत्र या फार्मूला है वो जनरेट करते हैं। फिर उसके बारे में हम प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? जैसे हमने कोई इक्वेशन बनाई है कि v, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हम उसने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी से हम इक्वेशन से है कि हमको पता है कि बोल देते हैं कि भाई किसी गाड़ी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी 4 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन दे दिया उसका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आपसे पूछ लिया जब टाइम 4 सेकंड होगा तो बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो ये प्रिडिक्शन ही तो क्या है, यानी जो हमने फार्मूला किया, अब 4 सेकंड हुई नहीं होती या 20 सेकंड हुई नहीं होती, हम उससे पहले कैलकुलेट करके फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये होती है प्रिडिक्शन। और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है आपका वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन, यानी उसको वेरीफाई करते हैं जो थ्योरी है कि वो ठीक भी है या नहीं है, या कोई गलत तो नहीं है, तो उसको बोलते हैं वेरिफिकेशंस और फाल्सिफिकेशंस ऑफ द थ्योरी। जब ये किसी भी, ये जब एक साथ, जब ये 6 स्टेप्स एक साथ होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड। अब 6 के 6 मैं एक बार दोबारा से आपको 6 स्टेप्स के नाम गिनवाता हूँ, मेरे साथ बोलिए आप। ऑब्जर्वेशंस, बोलिए, शाबाश, वेरी गुड। ऑब्जर्वेशंस, दूसरा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, तीसरा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, चौथा मैथमेटिकल मॉडलिंग, पांचवा प्रिडिक्शन और छठा वेरिफिकेशंस और फाल्सिफिकेशन ऑफ द थ्योरी। ये 6 स्टेप मिलके किसका क्या बनाते हैं? साइंटिफिक मेथड बनाते हैं, कहलाते हैं। किस, जब ये सारी इस प्रकार की जो प्रोसेस रहेंगी उसी को हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक मेथड बोलेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी एक बात और देख लेते हैं कि देयर इज, एक ये लाइन है सीबीएसई के अंदर कि देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, नो अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी इन साइंस। यानी ये कहना चाहता है कि साइंस के अंदर कोई भी फाइनल नहीं बोल सकते भी। कोई चीज़ जैसे किसी ने डिस्कवर कर लिया, ये नहीं बोलेगी बस वो होगा, बस वही है, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, एटम्स के बारे में डाल्टन ने बताया,
डाल्टन के बाद फिर क्या है, डाल्टन की जो थ्योरी दी डाल्टन ने उसको गलत साबित किया। उसके बाद रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। फिर उसी से आगे क्या, बोहर आया। तो इस प्रकार क्या है कि किसी भी चीज़ को हम ये बोल सकते हैं फिजिक्स के अंदर कि कोई एंडिंग पॉइंट नहीं हम बोल सकते, ठीक है। तो यानी ये बोल सकते हैं कि निरंतर क्या है, कुछ ना कुछ खोज निरंतर होती रहती है। ये ही हमारी क्या है, फिजिक्स का एक ये पॉइंट है जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको इस पर भी ध्यान रखना है। अब जो नेचुरल साइंस आप पढ़ते हो, यदि हम 10th क्लास की ही बात करते हैं तो 10वीं क्लास में ही आपको शायद 3 टीचर्स ने पढ़ाया होगा अलग अलग, लेकिन कुछ स्कूलों में एक टीचर ही पूरी साइंस को भी पढ़ा देता है, कोई ऐसी ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं होती उसके अंदर। तो नेचुरल साइंस की हम बात करते हैं साइंस की, तो उसके 3 ब्रांचेज मुख्य तौर पे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अन्यथा मैंने आपको बताया है सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, ये काफ़ी सारी सभी ब्रांचेज क्या है, लगभग ये साइंस की हैं, क्योंकि सब में क्या है, साइंटिफिक तरीके से ही स्टडी की जाती है। लेकिन हम बात करते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। ये 3 मुख्य रूप से 3 हैं जो हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो है। तो इसी के अंदर हमने जो स्टडी करनी है, हमारा जो है वो है फिजिक्स, फिजिक्स शब्द, ठीक है, ये फिजिक्स शब्द, ठीक है। तो जैसे साइंस की मैं एक बात और बताऊं कि एक कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार इंटरव्यू वगैरह में कि बताओ भाई साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई थी, साइंटिसिया, साइंटिसिया शब्द से हुई थी, और जिसका मतलब होता है टू नो, यानी किसी बात को जानना, ठीक है। हिंदी में वी प्लस ज्ञान, विज्ञान बोलते हैं, और उसका मतलब भी होता है जानना। तो इसी प्रकार से हम अब बात करते हैं अपने फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स की यदि हम बात करते हैं, जो फिजिक्स शब्द है वो आपका फ्यूजिज शब्द से बना है, ठीक है, फ्यूजिज। और फ्यूजिज का मतलब होता है नेचर, फ्यूजिज का मतलब क्या होता है, नेचर। यानी फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो 2 शब्दों से हुई है, एक तो फ्यूजिज, दूसरा फिजिके, और दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है नेचर। यानी हम ये बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं कि जो फिजिक्स है वो किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, और जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, नेचर और नेचुरल फिनोमिना, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना की इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में यदि हम बात करते हैं, प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, 2 बातें होती हैं, दी गई है एक एनसीईआरटी में, ये 2 बातें छोटी छोटी, यूनिफिकेशन और रिडक्शन या रिडक्शनलिज्म, ठीक है। यूनिफिकेशन क्या होता है, यूनिफिकेशन जो होता है आपका वो होता है इफोर्ट आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिना इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ वन और मिनिमम लॉ। यानी ये बोल, देखो मैं समझाता हूँ आपको, ये लाइनिंग क्या आपको बोलने की कोशिश करती है कि जब प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे हमने देखा कि न्यूटन ने क्या किया कि एप्पल नीचे गिरी, न्यूटन ने उसकी खोज कर दी, ठीक है, न्यूटन्स लॉ प्रोड्यूस्ड हुआ, न्यूटन ने बताया किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशन की वजह से ऐसे होता है, ठीक है। अब ग्रेविटेशन की वजह से ही फिर क्या है, एक थ्योरी और आई कि जो प्लानेट है, ठीक है, वो आपस में बंधे हुए रहते हैं, ये थ्योरी भी आपकी ग्रेविटेशनल पर है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ऐसे 2 या 2 से 3 जो थ्योरी होती हैं और जिनका रीज़न क्या होता है, एक होता है, यानी ग्रेविटेशनल, यानी उसका प्रिंसिपल सेम होता है, इसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफिकेशंस बोलते हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। दूसरी दूसरी बात है रिडक्शनलिज्म, टू अंडरस्टैंड or to derive the properties of a bigger or more complex system of the properties to simpler constituent taken into account। ये कहता है कि एक कोई बड़ी थ्योरी है, कोई बड़ी अप्रोच है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम क्या, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर स्टडी करें, तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शनलिज्म। क्लियर है दोस्तों, ये होता है आपका रिडक्शनलिज्म।
उसके बाद देखते हैं हम स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या है आराम से बिल्कुल। और कोई डाउट आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए, हम आपके डाउट का बहुत तीव्र गति से हम सॉल्यूशन निकालने का काम करेंगे। कि यदि आपको कोई ऐसा डाउट होता है तो पहले तो हम कोशिश ये है कि हम बिल्कुल जो पहला चैप्टर है आपका, यानी जहाँ से आप +1 स्टार्ट कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत आए ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई दिक्कत आती है तो हम उसको अपने लेवल पर बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व आउट कर देंगे। आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम बात करते हैं तो मेनली हमने इनको दो भागों में इसको बांटा है। एक तो फिजिक्स को, एक तो मैक्रोस्कोपिक, चलो मैं यहीं बता देता हूँ आपको। एक तो मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो इसको भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, अब मैक्रो मैक्रो होता है जहाँ पर हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, और माइक्रो होता है जहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो के अंदर है आपका कोई एटॉमिक मॉलिक्यूलर या कोई न्यूक्लियर फिनोमिना है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। और माइक्रो क्या है, जैसे ग्रह उपग्रह यानी प्लैनेट्स है, अर्थ है, सन है। ठीक है, कोई एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। वो होती है आपकी मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक डिवाइड किया है, दो डोमेन में डिवाइड किया है स्कोप जो फिजिक्स का है उसको। उम्मीद कर सकते हैं आप समझ रहे होंगे इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। और एक डोमेन, जो तीसरा डोमेन आता है, वो आता है इन दोनों के बीच का। किसके बीच का? मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों के बीच का, जिसको बोलते हैं मीजोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी वाइड एंड एक्साइटिंग बिकॉज इट डील विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज एज लार्ज यूनिवर्स 10⁻25 मीटर एंड स्मॉल 10⁻⁻14 साइज ऑफ द। यदि ये लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है, यदि हम लेंथ की बात करते हैं तो ये 10⁻14 मीटर से लेकर, और जो यूनिवर्स जो होता है वो 10⁻25 मीटर की जो लेंथ का होता है वहाँ तक की स्टडी कर सकते हैं। तो स्कोप क्या है, बहुत ही वाइड स्कोप है फिजिक्स का। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, ये स्कोप हमने लेंथ के लिए बताया, आपने मास के लिए और टाइम के लिए आपको हमें बताना है। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मास के लिए स्कोप कितना है फिजिक्स में और टाइम के लिए कितना स्कोप है। ये आपका होमवर्क एनसीईआरटी से देखकर या बुक से देखकर आप हमें कमेंट बॉक्स में करोगे, ताकि हमें पता लगे कि आप स्टडी भी कर रहे हो या नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स। एक्साइटमेंट की हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे फील्ड है एक्साइटमेंट के। तो भाई लाइव ट्रांसमिशन थ्रू टेलीविज़न, देखिए यार टेलीविज़न के अंदर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मैच हो रहा है कहीं पे, मैच लंदन में है और हम घर बैठे अपना आराम से टीवी पर लाइव टेलीकास्ट एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, कोरोना वुहान में फैला, भारत के किस राज्य में फैला, हम घर बैठे न्यूज़ सुन रहे हैं। तो ये और नहीं तो क्या है, एक्साइटमेंट ही है। कंप्यूटर विद हाई स्पीड एंड मेमोरी, कंप्यूटर आते हैं एक से एक हाई स्पीड के साथ और मेमोरी के साथ, सुपर फास्ट इंटरनेट के साथ। रोबोट के यूजेज आपने देखे हैं। और देखो अब जैसे कोरोना डिजीज जैसी खतरनाक कोविड-19 वायरस चला हुआ है, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो रोबोट हो उनको यूज़फुल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, ज़्यादा बताने की बात नहीं है। और लेज़र है या उसकी एप्लीकेशन है, ये सब आते हैं एक्साइटमेंट। ये तो 5-7 पॉइंट हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताए हैं, और वरना हम एक्सप्लेन करने लग जाए तो यही ख़त्म नहीं होगा कि एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स की। तो ये ब्यूटी है फिजिक्स की। वाट ए ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, दिस इज़ ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स। नेक्स्ट देखिए, फिजिक्स इज़ रिलेशन टू द अदर ब्रांच ऑफ द साइंस। ठीक है, जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स के बारे में बता रहा है कि वो दूसरी जो ब्रांचेज है साइंस की उनके साथ भी ये इंटरकनेक्टेड है। चाहे केमिस्ट्री हो,
फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सबके साथ जो फिजिक्स है उनके साथ। यदि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम जैसे केमिकल बॉन्डिंग है या एटॉमिक नंबर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर उनके स्टडी करते हैं। किसकी सहायता से? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड होता है, एक्सरेज होती हैं जो कि फिजिक्स की देन है, उनके उससे हम क्या है पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अदर है, जैसे हम साइंस की बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी के साथ तो देखो आपका छोटे से लेवल पर मैं माइक्रोस्कोप बता लेता हूँ। आप अपनी लैब के अंदर जाइएगा, अपने लैब में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स वगैरह या बायो सैंपल्स वगैरह या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखे होंगे, एक्सरे करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। तो बायोलॉजी में तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्या है भाई डिपेंड करता है। नेक्स्ट यदि हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी की भी हम बात करते हैं। जैसे जाइंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डेवलप किए गए हैं फिजिक्स में, प्लांट्स को देखने ऑब्जर्व करने के लिए। रेडियो टेलीस्कोप बनाए गए हैं, दूर की जो चीज़ें हैं यूनिवर्स टू लिमिटेड जो हैं उनको देखने के लिए। तो और भी जो फिजिक्स है वो दूसरे सब्जेक्टों के साथ भी इतनी ही गहनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वह आपकी बायोफिजिक्स हो या ओशिनोग्राफी हो या सिस्मोलॉजी हो, सबके साथ क्या है फिजिक्स के कनेक्टेड ज़रूर है। यानी बिना फिजिक्स क्या है चल नहीं सकती। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है, इन सब साइंस की क्या है मदर है। उसके बाद बात करते हैं हम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर की हम बात करते हैं तो 4 प्रकार के जो फंडामेंटल फोर्स हैं वो है इस समय हमारे अवेलेबल हैं। यानी ये बोलते हैं फिजिक्स में वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि जो फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर में वो 4 हैं। ठीक है, वो 4 कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स है एक, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो हम बात कर सकते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है चौथा आपका। तो हम धीरे धीरे इन चारों के बारे में हम ओवरव्यू देंगे, लेकिन एक बात ये है कि इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हम यहाँ आपको नहीं दे सकते। हम यहाँ पर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो 11वीं क्लास में आप 6th यूनिट पढ़ोगे, वहाँ पर हम आपको इसको डिटेल में और इसके एक्सप्लेनेशंस, यूजेस, सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स की बात करें तो जब +2 में हो जाओगे आप तो पहली यूनिट जो आती है उसी में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये 2 चार्जेस के बीच में कैसे अप्लाई होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हम क्लास 12 में इनका डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे वहाँ पर, या आप हायर लेवल पर इनकी स्टडी करोगे। तो यहाँ तो हम क्या है आपको बेसिक आइडिया है, हम आपको बताएंगे कि कितने फोर्स हैं नेचर में जो फंडामेंटल हैं, वो बताए गए हैं साइंटिस्टों के द्वारा। चार फोर्सेस ऐसे बताए गए हैं जो फंडामेंटल हैं। देखिए कुछ अजम्पशंस फिजिक्स को समझाने के लिए हमें क्या है कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। वैसे हम हर एक चीज़ का जो आंसर है वो खोज के चलते हैं क्यों के एक क्वेश्चन से कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं, कुछ ऐसे अजम्पशन हैं, कुछ ऐसी थ्योरी है जिनको हम मान के चलते हैं और उनको मानकर क्या है साइंटिस्टों ने भी और हम भी क्या है पूरी अपनी कैलकुलेशन करते हैं। उन अजम्पशन का, उन तथ्यों का हम आपको जवाब नहीं दे सकते कि वो ऐसा क्यों है। ठीक है, जैसे मास है क्या होता है, ठीक है, अभी भी खोज जारी है, चल रही है। ठीक है, आपसे पूछ ले चार्ज क्या होता है, पता नहीं चार्ज क्या होता है रियल में। आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, आप पूछ सकते हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सर इलेक्ट्रॉन कैसा हो सकता है, उसका कलर कैसा है, तो उसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, उनकी मूवमेंट के हिसाब से लेके चलते हैं इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके दिमाग में जो हम अजम्पशन लेके चलते हैं, मान के चलते हैं फिजिक्स में। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आपने सुना होगा,
अब ऐसे रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, अजम्पशंस होती हैं, मान के चलते हैं भाई, अपनी अपनी सुविधा के लिए हम क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए हमने उन चीज़ों को मान लिया है, जो कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज है वो आउटवर्ड की तरफ देगा, नेगेटिव चार्ज है वो इनवर्ड की तरफ देगा। ये सब अजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये भी बात एक आपको आज पहले दिन ही मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको दिमाग में रखनी है बात को अच्छे तरीके से। और अब हम बात करते हैं अपने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। 4 फंडामेंटल फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। पहला है अपना ग्रेविटेशनल। जो ग्रेविटेशनल है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आप क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे। ऐसे कोई 2 हेवनली बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, और इनके बीच की दूरी r है। तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जी को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है इसकी। तो ये होता है जो इस प्रकार से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जब 2 बॉडीज़ के मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है। और ये हमेशा किस प्रकार का होता है, अट्रैक्टिव होता है। और ऑल ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट है सब पर अप्लाई हो सकता है। और इसकी रेंज बात करें तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। और यदि हम बात करते हैं तो ये काफ़ी वीक फोर्सेस होते हैं। कितने वीक होते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं उसके 10 की पावर -38 टाइम्स होते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से ये कितने वीक होते हैं। अब वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, नाम वीक है लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। शॉर्ट रेंज होते हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको भी देखेंगे आगे, उसका भी ओवरव्यू थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल की तरह ही आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। दूसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये आपके जो होता है, जो 2 चार्जेस के बीच में लगता है। जैसे आप पढ़ोगे यहाँ पर एक चार्जेस Q1 है, यहाँ पर दूसरा चार्जर Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा आपका K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। K आपका कोई कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो होता है, ठीक है। और ये आपका किस प्रकार का, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। क्लास 10 में आप पढ़ के आए हो, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। इट ऑपरेट ऑन चार्ज पार्टिकल डिस्कस कर ही चुके हैं। और ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। इट्स स्ट्रोंगर 10⁻36 टाइम्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बट 10⁻⁻2 टाइम द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो आप देख सकते हैं ये किस प्रकार के फोर्सेस होते हैं। ठीक, ग्रेविटेशनल से तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो ऑपरेट होते हैं न्यूक्लियॉन के बीच में। जैसे आपने न्यूक्लियॉन्स के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हम फिजिक्स में +2 में आपको पढ़ाएंगे कि एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बताया था कि एक न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन होते हैं। न्यूक्लियॉन में होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, आपस में किसी ना किसी फोर्स से बंधे हुए होते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। और जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच में फोर्स लगता है तो इसमें एक प्रोटॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये रिपल्सिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है बहुत शॉर्ट होती है। और किस साइज़ की होती है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का साइज़ भी याद रखोगे कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, ये भी याद रखोगे आप, ठीक है। और इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्सेस।
ठीक है, ऑपरेट विद इन न्यूक्लियन, और ये न्यूक्लियन के बीच में लगता है, जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स, उनके बीच में जो फोर्स लगता है। ठीक है, और ये जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फ़ा बीटा और गामा रेज निकलती है, अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स होते हैं और गामा रेज होती हैं, तो तब ये जनरेट होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, और ये भी शॉर्ट रेंज होते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में इस बात को थोड़ा सा अच्छे तरीके से रखोगे। अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं। हद मार के आपकी 5 मिनट की हम और आपकी लेंगे, तो इस चैप्टर के बारे में जो हम इस आज की क्लास में ख़त्म करेंगे इसमें से, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कंजर्वेशन लॉ और रहते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कि आपने देखा होगा कि फ़िज़िक्स के अंदर कुछ क्वांटिटियाँ होती हैं जो टाइम के हिसाब से और समय के हिसाब से या किसी कोई फोर्स अप्लाई करने के बाद भी उनमें कुछ चेंजेस नहीं होता, वो कंजर्व्ड रहती हैं क्वांटिटियाँ, उनको बोलते हैं हम कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, उसको हम कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा आपने कि एनर्जी आपकी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी प्रकार आप +2 के अंदर पहली यूनिट में हम आपको पढ़ाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी हम जो चार्ज है आपका कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। जब कोई भी रिएक्शंस होती है तो उसके रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं जो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है कांस्टेंट रहती है, यानी एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स की जो संख्या है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट आगे जब पढ़ेंगे। और आपने एक और पढ़ा होगा मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व्ड होता है। ठीक है, यानी किसी भी बॉडी है, ठीक है, यदि हम उसको डिफरेंट मास और वेलोसिटी से उसको तोड़ देते हैं तो उनके बीच में जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी प्रकार से जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम आपका जब किसी बॉडी में कोई रोटेशंस होता है तो उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो ये आपके कंजर्वेशन लॉ और प्रिंसिपल हैं। तो हमने कुछ इस प्रकार से देखा है फिजिक्स के अपने इस पहले चैप्टर में, जिसका हमने ओवरव्यू लिया है थ्योरेटिकल पार्ट का, जिसमें हमने देखा है कि साइंस क्या होती है, साइंस में हम साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसके बाद साइंस की ब्रांचेस के 3 मेन ब्रांचेस के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। फिर हमने फिजिक्स देखा क्या होती है, किस सबब से फिजिक्स का जनरेट हुआ है, क्या उसका मीनिंग है। फिर फिजिक्स की डेफिनेशन से होते हुए फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स का कार्य क्षेत्र क्या है, फिजिक्स किस प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, और फिजिक्स कैसे एक्साइटमेंट है। उसके बाद हमने नेचर में हमने कितने 4 फोर्सेस के बारे में पढ़ा और वो किस प्रकार से वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं उनके बारे में हमने देखा। ठीक है, और उस लास्ट में हमने क्या है, जो कंजर्वेशन लॉ है फिजिक्स के बारे में वो देखा। मेनली जो हम ये बोल सकते हैं कि 4 कंजर्वेशन लॉ आपके आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जो 4 कंजर्वेशन लॉ हम पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। तो ये इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आगे जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अच्छे तरीके से वीडियो देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।